ये पोटेंशियल है यू। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मैथमेटिकल। थ्योरेटिकली क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट एक्स equals potential at x plus a, where a is periodicity is a, periodicity is लैटिस का जो लैटिस कांस्टेंट है, ठीक है, वो periodicity है। मतलब पीछे डायग्राम से समझे आप, मान लो अगर ये x है डिस्टेंस, फिर x plus a, x plus 2a, x plus 3a, पोटेंशियल एट x इक्वल टू पोटेंशियल एट x plus a, ठीक। द पोटेंशियल इज वेरिंग periodically, potential is varying periodically, ओके। अब ब्लोच साइंटिस्ट थे, उन्होंने फंक्शन दिया, ब्लोच फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी किस तरह का होना चाहिए? पीरियोडिक टाइप का होना चाहिए, ठीक। तो जो फंक्शन दिया वो किसने दिया? ब्लोच ने। दैट इज कॉल्ड ब्लोच फंक्शन एंड थ्योरम इज कॉल्ड ब्लोच थ्योरम, ठीक। तो लिखेंगे नेक्स्ट ब्लोच थ्योरम या ब्लोच फंक्शन। ठीक, टू स्टडी द मोशन ऑफ, सारी वही चीजें लिखनी है। टू स्टडी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी मस्ट सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वी मस्ट सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। टू स्टडी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, टू स्टडी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते साथ में इन पीरियोडिक पोटेंशियल वी मस्ट सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ऑन h बार स्क्वायर, याद होनी चाहिए। E माइनस पोटेंशियल अगर U ले रखा है इक्वल टू 0, ठीक है। वी मस्ट सॉल्व, क्योंकि ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। एज द इलेक्ट्रॉन is moving in periodic potential, its potential is periodic with the periodicity of lattice if A be the lattice constant if A be the lattice constant
then potential at x is equal to potential at x plus a. Potential at x is equal to potential at x plus a, that is ux equal to x plus a. ठीक है. The solution for Schrodinger wave equation in this type of periodic potential is given by Bloch. The solution for Schrodinger wave equation in this type of periodic potential is given by Bloch. बंधु थे ये psi x equal to these wave function can be expressed as product of Lane wave function e raised to power iota kx and periodic function ukx. पोटेंशियल पीरियोडिक है ना, ठीक है, तो एक फंक्शन ले लिया uk. k is wave number 2 pi by lambda. इसको मैं फिर से लिख दूं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं ना, uk x विद द पेरियोडिसिटी ऑफ लैटिस, जो ऊपर हमने शो कर दी, विद द पेरियोडिसिटी ऑफ लैटिस. This is known as ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को, जैसे हमने पीछे एक डायग्राम में ये शो कर रखा है, नीचे पीरियोडिक फंक्शन शो कर रखा है, पोटेंशियल पीरियोडिकली वेरी कर रही है, ठीक है. तो मैथमेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी को मैथमेटिकली जो एक्सप्लेनेशन था वो दिया क्रोनियन पेनी. साइंटिस्ट थे क्रोनियन पेनी, ठीक है. केपी मॉडल दिया जिन्होंने,
इन्होंने केपी मॉडल दिया। आज हमारे काफी लेक्चर हैं, उस केपी मॉडल को हम कंप्लीट कर ही लेंगे। थ्योरेटिकल है हमारे सिलेबस में, क्वालिटेटिव सिलेबस में लिखा हुआ है। आप जहां सिलेबस पढ़ोगे वहां नीड एंड ओरिजिन ऑफ बैंड थ्योरी, उसके बाद ब्लोच फंक्शन, फिर आगे है केपी मॉडल, ब्रैकेट में लिखा है क्वालिटेटिव डिस्कशन, क्वालिटेटिव डिस्कशन। ठीक है, तो ये जो केपी मॉडल है ये क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा यहाँ पे उस दिन भी शायद बताया हो मैंने, आपको पिछले लेक्चर में ही बताया हो, शायद बताया हो इसके बारे में। तो जिस तरह का पीरियोडिक वेरिएशन हमने पोटेंशियल का पीछे देखा अभी, नियर पॉजिटिव आयन कोर द पोटेंशियल इज मिनिमम, ठीक है, फिर उससे दूर जाता जाएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह के पीरियोडिकली वेरिएबल पोटेंशियल में मूव कर रहा है। ठीक, जो क्रॉनी एंड पेनी थे उन्होंने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह के, जैसे स्क्वायर वेल एंड स्टेप, ठीक है, इस तरह के स्क्वायर वेल पोटेंशियल में मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, इस साइड पोटेंशियल है, इस साइड क्या है, पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने माना, मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह के पोटेंशियल में मूव कर रहा है, जहां पे दो तरह के रीजन है आपके पास, देयर आर टू रीजन्स, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, ठीक है, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2। रीजन 1 दिस इज वेल, दिस इज वेल, वेल ही है एक तरह से, दिस इज बैरियर, दिस इज बैरियर। जब मैं टेस्ट लूंगा मैं भी करूंगा, वो समय आने वाला है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के रीजन है, रीजन 1 और रीजन 2। ठीक है, रीजन 1 इज वेल फॉर्म में है। वेल क्या होता है, कुआं, हाँ वही जो कुआं देखा ही होगा आपने, कुआं, ठीक है, कुआं, ठीक है, वेल फॉर्म। दिस इज बैरियर, दीवार नहीं तुम फांदते हो, कॉलेज से भागना हो तो दीवार फांद के जाओगे, है ना, तो ये क्या है आपका, दीवार है, वॉल, बैरियर है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह के रीजन में मूव कर रहा है, इस तरह के रीजन में मूव कर रहा है। एक ये रीजन 1 है मिनिमम पोटेंशियल का, ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल का। उस मिनिमम पोटेंशियल को इस तरह से शो कर दिया, पोटेंशियल क्या है, मिनिमम, उस मिनिमम को हमने ले लिया 0, उस मिनिमम को हमने ले लिया 0। हमने क्या, क्रॉनी एंड पेनी ने लिया, ठीक है, जो किसी ने माना वो हम भी वो कह देते हैं हमें रोग से कि हमने माना, ठीक है। और जो दूसरा रीजन है यहाँ पे पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम, ये मान लिया U नॉट। तो देखा जाए सामने आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो रीजन है, एक ऐसा रीजन है जिसमें उसका पोटेंशियल क्या है, मिनिमम, जिसको हमने 0 ले लिया। एक ऐसा रीजन है जिसमें उसका पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, उसको हमने U नॉट ले लिया। ठीक है, इनके डायमेंशन बता देंगे हम। ये अगर ओरिजिन है, मान लो ये जो वेल है ये कितना है, A, ये माइनस, इस तरफ ले लिया मैंने, A प्लस बी करने के बजाय माइनस बी ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों रीजन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, रीजन 1, पहले तो रीजन को डिफाइन ही कर लो। रीजन 1 क्या है, रीजन 1, रीजन 2, तब तक तुम सोचो इनको दोनों को मैथमेटिकली, इन दोनों रीजन को कैसे शो करेंगे अभी हम लोग। मैथमेटिकल अगर इक्वलिटी की फॉर्म में, जिस तरह से भी मैथमेटिक्स में इस रीजन को आप शो करते हो तो कैसे शो करोगे। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, इन दोनों रीजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह के दो रीजन में मूव कर रहा है, तो रीजन 1 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
अप्लाई करेंगे, रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 1, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 2। ठीक है, रीजन 1 के लिए क्या हो जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? यू नॉट क्या है, पोटेंशियल क्या है, 0, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, यू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एक्स बार स्क्वायर इंटू ई इंटू साई इक्वल टू 0। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 1। रीजन 2 के लिए पोटेंशियल क्या है, यू नॉट। ठीक है, तो यू की जगह यू नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होंगे हमारे पास, इनके सॉल्यूशंस होंगे। फाइनल में बाद में जाके कुछ रिजल्ट आएगा, हम उस रिजल्ट को डायरेक्टली, ठीक है। क्या चीज, वो हम ले ही वही रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, बीच का जो वेरिएशन है उसको नहीं ले रहे हम। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल है, नहीं तो एक्चुअल में तो इस तरह से है ना। ठीक, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो है ना, ड्रास्टिकली थोड़ी एकदम। ये मैथमेटिकल, हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल मॉडल। ठीक, तो रीजन 1 इज, समझ गए, रीजन 1 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन सॉल्व करके फाइनल में हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को डायरेक्टली लिख के हम डिस्कशन करेंगे। अब रीजन 1 क्या है, यहाँ पे रीजन 1 को डिफाइन कर दो मैथमेटिकली। भाई इतना ही करेंगे, रीजन 1 बता दो, फिर हम केबी मॉडल स्टार्ट करेंगे ना अगले से लेक्चर से। रीजन 1 मैथमेटिकल बताओ क्या होगा, सोच के। हाँ, इक्वलिटी की फॉर्म में रीजन 1 डिफाइन कर दो, रीजन 1 क्या है। रीजन 1 बता दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो, जस्ट डिस्कशन करेंगे अभी। है आपके लिए मतलब कि क्वालिटेटिव का मतलब है कि, मतलब क्या मतलब होता है क्वालिटेटिव का, बता। हाँ वही है। This model tells us about the, this model एपी मॉडल है। यहाँ पे दो रीजन है, रीजन 1 जहाँ पोटेंशियल है मिनिमम, दैट इज 0, और मैक्सिमम पोटेंशियल है यू नॉट। तो रीजन डिफाइन कर दिया हमने। दिस मॉडल टेल्स अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर ऑफ
electron in periodic potential in 1931, Ronnie and Penny solved Schrödinger wave equation for electron in a simple periodic potential This model assumes that potential field of an electron potential field of an electron in a linear arrangement of positive ion core consists of periodically arranged rectangular potential well as shown in the diagram. Rectangular potential well एक मिनट लो क्या हो गया लिख लो इसको जल्दी they assume that next लिखेंगे they assume that इसको मैंने 5 मिनट के अपन कर लिया था they assume that potential in region 1 is 0 ठीक है and it is maximum
in region 2 and it is maximum in region 2, let that value be u naught. It is maximum in region 2 and let that value be u naught. There are two regions defined as region 1 and region 2. Now Schrodinger wave equations for these two regions can be written as d square psi upon dx square plus 2m upon h bar square into e minus 0 into psi equal to 0. This is for region 1. साथ में लिख भी दिया किस रीजन के लिए है, for region 1, that is d square psi upon dx square plus 2me upon h bar square into psi equal to 0 for region 1. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1. अभी करता हूँ पहले श्रोडिंग ले मैं भी लिख रहा हूँ. So this is for region 1 and d square psi on dx square plus 2m e minus u naught into psi into h bar square equal to 0. This is for ठीक है इक्वेशन नंबर 2. नीचे करो. तो ये रीजन 1 और रीजन 2 के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी. बस दो लाइनें और लिख लेते हैं. लिखते पीछे लो, तुम तो लिख नहीं रहे. अमन यस सर. ऐसा है ना कि जब केपी मॉडल हमारा पूरा हो जाएगा ना कंप्लीट, ये यस सर. तो एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इस पे. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है, उसको अपलोड करेंगे हम, है ना. ओके ये सर. अभी स्टेप्स में होगा, 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, 2-3.
फिर उसको जो वीडियो डालना है ना, वो एक कंप्लीट वीडियो हम फिर से बनाएंगे इसका रिवीजन वाला, ठीक है, उस वीडियो को नहीं डाल तो देंगे। सर इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। हाँ देख लेना, अगर कंबाइन हो जाए तो, ये तो बाद में हम कट करके कंबाइन हो जाए तो और बेटर है। 3 वीडियो के बजाय एक ही वीडियो डालेंगे उसका। ओके सर। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है। इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पीछे जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0 फॉर वेयर 2me अपॉन h बार स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। पुट कर दिया इसको अल्फा स्क्वायर। पुट कर दिया उसको पूरे फैक्टर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0 फॉर वेयर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसको ले लो आप 4, इसको ले लो 5। दिस बीटा स्क्वायर इज, ये यूज होंगे बाद में, दिस इज 6। ठीक है, रीअरेंजमेंट है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है आपने, बाद में हम इसको यूज करेंगे। इस चीज को अल्फा स्क्वायर पुट किया है और किसको हमने बीटा स्क्वायर पुट किया है। ठीक है, इसके बाद हम ये दो आपस में इनको सॉल्व डायरेक्ट उस रिजल्ट को, इस सॉल्यूशन को आप बाय सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 5 we get बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इंटू साइन अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ए इंटू ए प्लस बी। हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े, देखो यहां लिख रहा हूं साइड में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लोच फंक्शन उसका सॉल्यूशन है, उसमें ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स है ना, ई की टर्म। तो इस तरह से सॉल्व करके ई की टर्म आएंगी, उनको हमने यहाँ पे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है,
प्रोपेगेशन कांस्टेंट वेव नंबर, ठीक है। तो इसको लर्न कर लो। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? ये 7, ये आपको याद होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सॉल्व तो हमने किया नहीं, या तो सॉल्व करके सॉल्यूशन पे हम आए होते, क्वांटिटेटिवली हमने सारा किया होता, हमने क्वांटिटेटिव किया तो ये इसका सॉल्यूशन है, या तो पूरा सारा का सारा सॉल्व करो। ठीक है, बहुत मुश्किल है। लेंथ ही है, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की कंडीशन लगाएंगे। दिस सॉल्यूशन इज कॉम्प्लिकेटेड, वो आए नहीं, फोटो सेशन कर रहे थे, वो नहीं आए। रहने दो, रहने दो। This solution is complicated. Crony and Penny modify this form modify this form by assuming for b tends to 0, u naught tends to infinity, such that b u naught remains finite. For b tends to 0, u naught tends to infinity, such that b u naught remains finite. Now for b tends to 0, इस इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे? फॉर b टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम, नहीं, दिस विल बिकम, ये 0 कैसे होगा? टेंड्स टू 0, सॉरी, ये बी, ये बीटा के साथ एक आगे बी भी है, ये 0 थोड़ी होगा। फॉर, देखो, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कुछ भी, cos theta is equal to 1। मैथ्स में नहीं पढ़ा आपने? वही मैथ्स का ही है ना। फॉर स्मॉल थीटा, जैसे थीटा अप्रोचेस टू 0, cos 0 1 हो जाएगा। फॉर स्मॉलर थीटा, दिस cos ऑफ एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, 0.1 ले लो, समथिंग, एग्जैक्टली 0 नहीं लेना तो, ठीक है। ये मैथ्स में आप पढ़ते हो ये चीज। फॉर बी टेंड्स टू 0, साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल क्या है? बीटा बी, और कॉस दिस इक्वल टू 1, ओके। ये वाली कंडीशन, इसको यहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 7, पुट इन इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे। पुट, बताता हूँ, पीछे रुक जाओ, लो करो पुट, लिख लो इसको। पुट करने के बाद
लिख लो जो बचा। अभिजीत तू कहाँ घूम रहा था? खाता है नहीं हो सारे दिन। क्या आ गया आपके पास? बीटा एक बार और स्क्वायर दिखा दो। लीजिए। सपोज किया वो तो सिंप्लीफाई करने के लिए। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की है ना। देखो उन्होंने अजम्पशन ले ली। ये डायग्राम में देखो, इफ b टेंड्स टू 0 दिस u नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी कंडीशन। हाँ जी, जस्ट एज्यूम किया उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर ये बैरियर जो बिट है, अगर वो मान लो ऐसे आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो, जैसे मान लो कोई चीज आपके पास पल्ली था, उसको कंप्रेस कर रहे हो तो ऊपर की तरफ उसकी लेंथ क्या बढ़ जाएगी? फिजिकली समझा रहा हूँ, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बीटा बी बातें नहीं भाई। बीटा बी यहाँ पे क्या बचा? साइन ऑफ अल्फा ए प्लस आगे लिखो क्या है? कॉस ऑफ इक्वल्स टू कॉस के टाइम्स ए। बी टेंड्स टू 0 है ना, बी टेंड्स टू। वैसे ही बी 0 पुट कर दिया उसने, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये फैक्टर सॉल्व करना है हमने, ये वाला बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर आपके पास है इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8 आ गई। ये सेपरेटली सॉल्व कर लो। इसको लिख लेंगे हम बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। नहीं, बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की जो आपकी वैल्यूज हैं उसको पुट कर दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर। इक्वेशंस क्या है आपके पास बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर? पीछे चेक करो, इक्वेशन नंबर क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 6 put the values of alpha square and beta square from equation number 4 and 6 in equation number 8। नहीं, here। ठीक है, पहले पुट कर दो। बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या है? 2m अपॉन h बार स्क्वायर u नॉट माइनस e। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2me अपॉन h बार स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। इसको ऐसे रहने दो, यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी थी? 4 and 6 using the values of alpha square and beta square, using the values of alpha square and beta square। इसको ओपन, this is 2m u naught on h bar square minus 2me upon h bar square minus divided by 2 alpha beta। ठीक है, वैसे तो यहाँ 2m और h bar square कॉमन था,
2m अपॉन एच बार स्क्वायर क्या रह जाएगा अंदर, यू नॉट माइनस 2e डिवाइड बाय ठीक है, u नॉट माइनस 2e कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू u नॉट. So this equals to टू अल्फा बीटा, 2 से 2 दिस इज m u नॉट अपॉन h बार स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा. प्रोटीन इक्वेशन नंबर नेगेट कर दिया इसको, मैक्सिमम स्टेप की पोटेंशियल जो एनर्जी है वो यू नॉट ही है, उसके ऊपर है नहीं. ठीक है, तो हमने हटा दिया. इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी इतनी ही है, ठीक है, यू नॉट. प्रोटीन इक्वेशन नंबर 8. सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड और दिखा दो. लो लिखता है बड़ा. पुट कर दीजिए, बताइए क्या आया. कर दिया पुट, करो करो. हो गया सर. प्रोटीन इक्वेशन से नंबर 8 क्या आ जाएगा आपको, एम बोलो यू नॉट बीटा, साथ में क्या है यहाँ पे ऊपर, बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ इक्वल टू कॉस के ए. बीटा से बीटा कैंसल और एम यू नॉट अपॉन एच बार स्क्वायर बी इंटू ए देखो क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया और ए से ही डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ए से ही डिवाइड कर दिया, ये ए. ठीक है, प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए. और पी अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए, वेयर इक्वल टू इस वेक्टर को मैंने पी लिख दिया. दिस इज कॉल्ड बैरियर स्ट्रेंथ. पढ़ा, ये इक्वेशन नंबर है 9, इसको भी याद रखना है. P
साइन अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। ये फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं इसमें, इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, कॉस के ए, ठीक है। कॉस की क्या वैल्यू होती है मैक्सिमम मिनिमम, कॉस की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा ए की भी वैल्यू कौन सी होंगी, जो +1 और -1 के बीच में लाई करेंगी। अल्फा ए की भी वही वैल्यूज होंगी जो +1 और -1 के बीच में लाई करेंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को प्लॉट किया श्रोडिंगर ने, किसी पी वैल्यूज के लिए उन्होंने इसको प्लॉट किया, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ अल्फा ए, वाई एक्सिस की तरफ ये पूरा का पूरा फैक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको प्लॉट किया, उसके उनके पास कुछ ग्राफ आया, ठीक है। बट कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी अल्फा ए की, जिसके लिए राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो +-1 हो, +-1 या +1 या -1 के बीच में ही वैल्यूज होंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या साइन है, राइट हैंड साइड में भी क्या कॉस है। साइन की वैल्यूज भी कौन सी होती हैं, +1 और -1, कॉस की भी कौन सी वैल्यू होती है, +1 और -1, ठीक है। तो जो पूरा प्लॉट आया पी का, ठीक है, उसमें अल्फा ए की कौन सी वैल्यूज होंगी हमारे पास पॉसिबल, सिर्फ जो +1 और -1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जो वैल्यूज हमारे पास +1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यूज कहां से कहां लाई कर रही हैं, +1 और -1। तो जो ग्राफ का पोर्शन +1 और -1 के बीच में है, जो ग्राफ का पोर्शन +1 और -1 के बीच में है, वही क्या है हमारे पास अलाउड है, वही क्या है अलाउड है। बाकी क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। लिखो इसको, ठीक है। तो वहां से वो कंसेप्ट आया फॉरबिडन एनर्जी गैप का। लिखिए, दिस इक्वेशन नंबर 9 is the condition for the solution of Schrodinger wave equation। थोड़ा सा लिख लें, Schrodinger wave equation clearly this is satisfied for only those values of alpha a for which its left hand side lies between -1 and +1, -1 and +1. This is because its right hand side takes values between -1 and +1. Such values of alpha a will represent
such values of alpha A will represent wave-like solution and are allowed. And other values of alpha A are not admissible. लो लिख लो पीछे से. So equation number 9 is the condition for the solution of Schrodinger wave equation. Clearly, this is satisfied only for those values of alpha A for which its left-hand side lies between +1 and -1. This is because its right-hand side takes values between -1 and +1. And such values of alpha A will represent wave-like solutions and are allowed, and the other values are not admissible. Okay, means that will give you forbidden energy gap. Crony and Penny plot a graph between P sin of alpha A upon alpha A plus cos of alpha A and alpha A. इसको एक बार बना लेते हैं, उसके बाद फिर से बनाना पड़ेगा ये डिस्कशन के टाइम में, है ना. ये +1 ये -1 वाली लाइन है, ठीक है. ये 0 है, इस तरफ है और इस साइड है. हाँ जी, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे. अभी रफ ये ड्रॉ कर लो. ठीक है, +1 और -1 के बीच में अल्फा ए की वैल्यूज कौन सी होंगी? +-1 के बीच में, ठीक है. क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या है? +1 और -1. ओनली दोज वैल्यूज ऑफ अल्फा ए पॉसिबल और राइट हैंड साइड विल टेक +1 एंड -1. ठीक है, तो अल्फा ए की वैल्यूज +1 और -1 के बीच में कौन कौन सी है? कौन सा रीजन है ग्राफ का? ये जो रीजन है ग्राफ का, ये किसके और किसके बीच में है? ठीक है, +1 और -1 के बीच में ग्राफ का रीजन अल्फा ए की वैल्यूज. ये कहाँ चला गया? -1 से चला गया. ये पोर्शन -1 से बाहर चला गया. ये फिर से कहाँ पे है?
-1 और +1 के बीच में ये पोर्शन कहां चला गया, फिर +1 से ऊपर चला गया ग्राफ का। ये पोर्शन फिर से कौन सा है, +1 से -1 के बीच में। इसी तरह इस साइड ठीक है। इसको फिर से बनाएंगे हम ग्राफ को। तो ये जो रीजन हो गया, दीज आर अलाउड, दीज आर अलाउड रीजन। ये भी, ये भी, ये भी, ये क्या है, अलाउड। और अदर वैल्यूज ऑफ अल्फा ए आर नॉट एडमिसिबल। कौन कौन सी, ये रीजन, ये रीजन आपका, ये रीजन सारा, ये वाला रीजन, ये कौन से रीजन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये तो अभी आपको एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया है। एक ई के वर्जन है, ई के डायग्राम, उसमें ये रीजन यूं बनते हैं, अलाउड, फॉरबिडन, अलाउड, फॉरबिडन, अलाउड। ठीक है, बीच का जो एडमिसिबल नहीं है रीजन, वो कौन सा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दो वैल्यूज ऑफ अल्फा ए आर नॉट पॉसिबल, those values of alpha a are not possible। अल्फा क्या है एक्चुअल में, एनर्जी ही है। अल्फा स्क्वायर किसको पुट किया था, 2me अपॉन h बार स्क्वायर, 2me अपॉन h बार स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, एनर्जी ही है। ठीक है, तो अल्फा ए इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। ठीक है, so these values of energy are not possible this region, because this region is outside, this is outside -1, so these values of alpha a are not possible। alpha a lies between +1 and -1, since the right hand side takes values between +1 and -1। ठीक है, इसका अभी डिस्कशन चलेगा आगे काफी। ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे कितनी है। ठीक है, फिर वहां पी वैल्यूज का इफेक्ट देखेंगे हम। पी, व्हाट इज पी, पी क्या चीज है यहाँ पे, पी को हमने क्या कहा था, बैरियर स्ट्रेंथ। पी अगर 0 अप्रोच करता है बैरियर स्ट्रेंथ, तो क्या चीज है आपके पास, अगर पी इनफाइनाइट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पी अगर 0 कर रहा है अप्रोच, इसका मतलब क्या हुआ, बैरियर स्ट्रेंथ इज 0। क्या मीन मतलब है उसका, थ्योरेटिकल सोच के देखो, मैथमेटिकल भी हम करेंगे, थ्योरेटिकली सोच के देखो, अगर पी अप्रोच करता है 0 को तो कौन सा केस आ जाएगा आपके पास। अगर बैरियर स्ट्रेंथ क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, कौन सा केस हो गया आपके पास, कहां भागेगा। इन्फिनिटी वाला नहीं मैं कह रहा, अभी अप्रोच टू 0, इन्फिनिटी में बाद में जाना, पहले मैंने क्वेश्चन पूछा पी अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, बैरियर स्ट्रेंथ अगर 0 है, मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में, अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, उस पे अंदर पोटेंशियल कोई है नहीं, उस पे बैरियर स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी बैरियर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहा है, एक तरह से वो 0 या कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहा है। बैरियर स्ट्रेंथ 0 का मतलब क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट या 0 पोटेंशियल में ही मूव कर रहा है। कौन सा केस हो गया ये, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का केस हो गया। हमारे पास वहां पे एनर्जी जो है वो हाफ mv² आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वाली, वो क्लासिकल थ्योरी वाली। पोटेंशियल क्या, 0, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जब बैरियर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, अप्रोच करेगी 0 को, when barrier strength approaches to 0। आप इस इक्वेशन में P को 0 पुट करके देखो, एक रफ सा काम करो, इस इक्वेशन
नंबर 9 में P को 0 पुट करके देखो क्या आता है आपके पास। cos अल्फा इक्वल टू cos के cos अल्फा इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। देखो यहां करके देख रहा हूं मैं थोड़ा सा, अगर P0 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा ए इक्वल टू के ए, मतलब अल्फा इक्वल टू के, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर किसको पुट किया है, 2me अपॉन h बार स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और यू कैन राइट E इक्वल टू h बार स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ k की वैल्यू पुट करके देखो और h की वैल्यू पुट करके देखो, देखो एनर्जी किसके इक्वल आती है। करो सॉल्व जरा जल्दी से, k की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करो, देखो एनर्जी किसके इक्वल आती है। करो सॉल्व जरा इसको। अभिजीत पेन चला के लगेगा पता, देख के नहीं लगेगा पता, आप भी करो। हमें रिकॉर्डिंग कर सकता है स्टॉप। सर जो आज कराया है इसका पीडीएफ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 क्या थी चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 P लिखवाना साइन ऑफ अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन it is clear that cos ka have values, cos ka has values between, बोलो, -1 and +1, -1 and +1, that is cos of ka equal to ±1, cos of ka equal to ±1। ठीक है, तो ka की क्या वैल्यूज हो जाएंगी, ka इक्वल टू, अब cos की वैल्यूज किन किन वैल्यूज के लिए जनरलाइज, सर 0 से पाई तक के लिए। ठीक है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। क्या जनरलाइज करोगे रिजल्ट को तो क्या होगा, n पाई लिख सकते हैं, n पाई। ठीक है, तो ka की वैल्यूज क्या आ गई, n पाई। तो k की क्या वैल्यूज आ गई, और k इक्वल टू n पाई बाई a, where n have values, n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सर 0 to इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। 0 हो सकती है, ±1 हो सकती है, प्लस माइनस
प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जनरलाइज के आगे हमारे पास a की वैल्यूज n पाई बाई a, और यू कैन से दैट प्लस माइनस n पाई बाई a, अगर हम n को 1 2 3 4 इस तरह से ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डिसकंटिन्यूटी जो रीजन है, बाउंड्रीज, वो आपको पता चल गई। डिसकंटिन्यूटी की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको पता चल गई। डिसकंटिन्यूटी समझ आया पीछे ग्राफ से? अलाउड रीजन +1 और -1 के बीच में है। ठीक है, अलाउड रीजन कहां पे है? +1 और -1 के बीच में, ये +1 और -1। तो इस ग्राफिकल पोर्शन का अलाउड रीजन कौन सा है? जैसे ये रीजन है, ये +1 और -1 के बीच में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये रीजन कहाँ आ गया? आउटसाइड -1 से नीचे चला गया। ठीक है, तो ये बीच का रीजन कौन सा हो गया? फॉरवर्डन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिसकंटिन्यूटी आई है, ये अलाउड और फॉरवर्डन के बीच में डिसकंटिन्यूटी आई है। तो वो जो k की वैल्यूज हैं, k की वैल्यूज वो उस डिसकंटिन्यूटी रीजन को शो कर रही है। और अगर पॉजिटिव साइड को ले रहे हो तो फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी कहां पे आई? प्लस पाई बाई a पे। ठीक है, जब n आपने 2 पुट कर दिया, सेकंड डिसकंटिन्यूटी कहां पे आई आपके पास? n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो क्या होगा? बाई a पे। तीसरा कहां पे है? 3 पाई बाई a पे। ठीक है, तो अलाउड और फॉरबिडन के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री है, ठीक है, वो k की फॉर्म में ये है हमारे पास, k वैल्यूज। these values actually defined, write down these values आज थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी लगता है कुछ ना। these values actually defines, मुझे लगता है ये अपडेट करना पड़ेगा। defines the boundaries of different zones. It defines the boundaries of different zones। ये पॉइंट नंबर 1 है, बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट जोन्स। तो इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? जो वैल्यूज है कौन सी हैं? +1 और -1 के बीच में लाई कर रही हैं, वही अलाउड है। ठीक है, तो वहां से हमें के वैल्यूज पता चल गई। के वैल्यूज कौन कौन सी अलाउड है? के वैल्यूज हमें हमारे पास कौन कौन सी अलाउड है? ठीक है, वो कौन सी आ गई? n पाई बाई a या ±n पाई बाई a। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? बाउंड्रीज बता देगा, ये जोन्स अलाउड और फॉरबिडन के बीच में। सेकंड, इफेक्ट ऑफ p वैल्यूज। ये उस दिन हम कर रहे थे, लास्ट में किया था, इफेक्ट ऑफ p वैल्यूज। इफेक्ट ऑफ p वैल्यूज, ये मैंने आपको अलग से क्वेश्चन भी लिखाया था इस पे। इफेक्ट ऑफ p वैल्यूज के सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ p वैल्यूज इन केस ऑफ KP मॉडल और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ p वैल्यूज? तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 क्या इक्वेशन आपके पास? e, ये तो याद ही होना चाहिए, साइन ऑफ अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस कॉस अल्फा a इक्वल टू कॉस ऑफ a। तो इसमें पॉइंट a, when p approaches to 0, when p
approaches to 0, when p approaches to 0, p क्या चीज है, p क्या था, p क्या था, वैसे क्या नाम था इसका, बैरियर स्ट्रेंथ, p क्या है, p क्या है, बैरियर स्ट्रेंथ। When p approaches to 0, तो यहाँ p 0 पुट कर दो, we have p 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ अल्फा a इक्वल टू cos ऑफ ka, cos ऑफ अल्फा a इक्वल टू cos ऑफ ka, और अल्फा a इक्वल टू ka, a से a कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पहले अल्फा लिख लो, बाद में बोलोगे क्या लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, अल्फा इक्वल टू के। अब क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में कुछ अल्फा स्क्वायर पुट किया था, 2me अपॉन एच बार स्क्वायर को हमने अल्फा स्क्वायर पुट किया है। सबसे पहले चेक करो 2me अपॉन, यहां पे ये इक्वेशन नंबर 4, 2me अपॉन एच बार स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था, अल्फा स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, उस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच बार स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे 2me अपॉन एच बार स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2me अपॉन एच बार स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। 2me अपॉन एच बार स्क्वायर हमने अल्फा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, यहां से e फाइंड कर लो, दिस इंप्लाइज e इक्वल टू एच बार स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, एनर्जी फाइंड कर ली। अब क्योंकि बैरियर स्ट्रेंथ क्या है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, बैरियर स्ट्रेंथ अप्रोच करना जीरो मींस वो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहा है। बैरियर स्ट्रेंथ क्या है, अप्रोच कर रही है जीरो को, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अप्रोच कर रही है जीरो को, ठीक है, मतलब कि नेग्लिजिबल है, उस पे अप्रोक्सीमेट क्या है, जीरो ही है, ठीक। तो कौन सा केस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैरियर स्ट्रेंथ जीरो है, इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, कौन सा केस हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। बैरियर स्ट्रेंथ इज जीरो मींस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फ्री है मूव करने के लिए,
फ्री मूव करता है इलेक्ट्रॉन किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल पार्टिकल। इसका मतलब जो एनर्जी की वैल्यू है उसकी, क्योंकि फ्री पार्टिकल है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या निकलनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। वो इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है मूव करने के लिए, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। कौन सा रिजल्ट आना चाहिए क्लासिकल थ्योरी का? हाफ mv स्क्वायर वाला। तो ये E जो है ये हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ जाए, आना चाहिए। ठीक है, राइट ऑन। इसको पुट कर दो वैल्यूज को। H क्या है? H बार, इसको हम क्या लिखते हैं? H/2 पाई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमने की थी तो हमने, या फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशंस फाइंड किए, तो हमने H/2 पाई को H बार लिखा था। K की क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। ये पुट कर देंगे वैल्यूज यहाँ पे। दिस इंप्लाइज E इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2m। ये कैंसिल हो गया। लैम्डा क्या होता है हमारे पास? H अपॉन P, और यू कैन राइट P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। तो यहां पुट कर दोगे आप E इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। P इक्वल्स टू mv, तो आ गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। This equals to half mv square. This is the same as the classical case of free electron theory. This is the same as that of the case of free electron theory, which have wave-like solution. ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ P values when P approaches to 0. When P approaches to 0. इस तरह का आप wave-like solution बता सकते हो। P approaches 0. तो इसको पीछे करना पड़ेगा।
इफेक्ट ऑफ पी वैल्यूज लो p approaches to infinity नहीं, फिर केपी मॉडल का अलग से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ई के डायग्राम, एनर्जी और के वैल्यूज के बीच में। के वैल्यूज डिफाइन की हमने, के वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एन पाई बाई ए, ठीक है। दो रिप्रेजेंटेशन और हैं, एक ई के डायग्राम की फॉर्म में, एक ब्रुलन जोन की फॉर्म में। प्रैक्टिकली के की वैल्यूज तो हम यहाँ डिफाइन कर ली, यहाँ पे इज प्लस माइनस एन पाई बाई ए, ठीक है। उसका डिसकंटिन्यूटी रीजन ई के डायग्राम की फॉर्म में और ब्रुलन जोन्स की फॉर्म में। जो अलाउड रीजन्स हैं उन्हें हम ब्रुलन जोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारा, होगा नहीं पूरा, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ पी, ठीक है। जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है फॉर large values of p, that is when p tends to infinity, when p tends to infinity। सेम इक्वेशन से ही लेके चलेंगे हम, when p tends to infinity, we know p sin of alpha a upon alpha a plus cos alpha a equal to cos of a, याद करनी है, ठीक है। एक और चीज पूछ लेते हैं चलो अभी आपसे, रुक जाओ, कुछ भी नहीं लिखा, पुरानी बातें लिखी। हाँ जी, वो एक बड़ी सी इक्वेशन थी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वाली। अमन रिकॉर्डिंग कर दो बंद, बोलो। बातें मत करो, 50 हो गए, 250। When p tends to infinity, 1 upon p फाइंड करो। हमें ये इक्वेशन पता है, p sin अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। 1 अपॉन p फाइंड करो, फाइंड 1 अपॉन p इस इक्वेशन से। p sin अल्फा ए इक्वल टू ठीक है। इसको राइट हैंड साइड पे ले गए और p इक्वल टू ठीक है, p आ गया 1 अपॉन p,
साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ के ए माइनस कॉस ऑफ अल्फा ए। ठीक है, 1/p आ गया। p टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो 1/p क्या होगा? 0। ठीक है, और for p tends to infinity 1/p approaches to 0। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। तुम एक ही बेंच पे चार चार कैसे बैठे हो? चलो दो दो पीछे चलो। वहां से दिखेगा बिल्कुल क्लियर, वो देखा सेकंड सीट से बिल्कुल सामने है वो। कौन? ये लड़का पीछे चल भाई, पीछे चल। बातें करते रहे। तो 1/p tends to 0 from equation number 1। from equation number 1 sin of alpha a upon alpha a divided by cos ka minus cos alpha a equal to 0। ठीक है, बातें करनी है, बातें करनी है, पढ़ लो। मैंने बातें करने से रोक दिया, मैं मशहूर हो गया 15 मिनट के लिए। क्यों ऐसे होता है? ये जिस काम के लिए रोकते हो ये ठीक नहीं है बंदा। आप बातें करनी रहता ना, वाह सर वाह, आप ग्रेट हो, है ना? अब ये 0 होगा, इसका मतलब कब 0 होगा ये? दिस इंप्लाइज साइन ऑफ अल्फा ए इक्वल टू 0। साइन अल्फा ए ये एंगल है पूरा, इस एंगल के लिए ये 0 होता है साइन। सर पाई के लिए होगा। एन पाई, ठीक है। दिस इंप्लाइज अल्फा ए इक्वल टू एन पाई। सिंपल सी बात है, साइन पाई क्या होता है? ठीक है, एन को यहाँ पे 0 पुट कर ले, पहले आ गया 0, जनरलाइज कर दिया रिजल्ट को। 0 साइन 0 कब कब होगा? सारी देख लो कब कब है, जनरलाइज करो रिजल्ट को। जीरो और 180 क्या होता है? पाई। ठीक है, तो जनरलाइज कर दिया। ठीक है,
तो यहां से आपके पास क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू एन पाई बाई ए, एन ए स्क्वायर कर दो इसका, स्क्वेयरिंग both sides, we have alpha square equal to ठीक है, ये उसके बाद साइन कौन सा जीरो होता है, उसके बाद साइन कौन सा जीरो होता है, पाई के बाद, उसके बाद कौन सा जीरो होता है, साइन की कौन कौन सी वैल्यू जीरो होती है सारी, चलो फाइंड करो। साइन किस किस एंगल पे जीरो होता है, सारे ये लिखो जरा एक बार। हाँ जी, हाँ तो जनरलाइज हो गया रिजल्ट सारा। रिजल्ट क्यों रहे हो तुम? चलो लिखो यहाँ पे सारे, रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद गई आज, लड़ाई हो रही है।